नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं हमारी जनरल फिजिक्स की टेस्ट सीरीज को और आज हम डिस्कस करेंगे इसका चौथा पार्ट, जिसमें हम अभी तक हम अगर देखें तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे, फिर 30 से 60 हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किए थे, फिर 60 से 90 हमने तीसरे पार्ट में डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे हम आगे 91 से लेके अगले 30 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी का एग्जाम या फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीएससी का एग्जाम या व्यापम के द्वारा कोई भी एग्जाम होने वाला हो, उसके लिए उन सब एग्जाम्स के लिए जहां पे जनरल साइंस आपसे पूछी जाती है, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस को। और अगर आपने अभी तक पहले वीडियोस नहीं देखे तो आप व्यापम एमसीक्यू प्लेलिस्ट पे चले जाएं या जनरल फिजिक्स प्लेलिस्ट पे चले जाएं, आपको सारी वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे, आप उनको जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं चौथा पार्ट और यहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो दोस्तों, अगर हम सारी नियम्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम नियम की। तो जो पहला नियम है, इसको जड़त्व का नियम कहा जाता है। और प्रथम नियम के अनुसार कहा जाता है कि कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी, या रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल अप्लाई ना किया जाए। द्वितीय जो नियम है, ये द्वितीय नियम देता है F इज इक्वल टू m इंटू ए, और संवेग की जो परिभाषा है वो आपके गति के द्वितीय नियम के कारण ही आती है। उसके बाद जो तृतीय नियम होता है, प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम होता है। और आप अगर जमीन में चल पा रहे हो तो एक न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण ही चल पा रहे हैं। ऐसे ही आपका जल में तैरना भी न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण ही संभव हो पाता है। अगर हम प्रथम नियम के उदाहरण की बात करें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बस में बैठे हुए होते हैं और एकदम से बस का ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, या बस एकदम से चलना शुरू जब करती है तब आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये सब गति के प्रथम नियम के उदाहरण है। और गति के द्वितीय नियम से जो संवेग की जो परिभाषा आती है, उसमें जो संवेग संरक्षण, जो रेखीय संवेग संरक्षण होता है, उसके कारण ही जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं उनका प्रोपल्सन संभव हो पाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये था आपका न्यूटन के गति के तीनों नियम। इनको सबको मैंने एक साथ आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो देखिए, वेग राशि सदिश है, विस्थापन सदिश है और बल सदिश है। केवल आयतन ही ऐसा है जो सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट आपका, एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? तो एंगस्ट्रॉम मापता है आपका तरंगदैर्ध्य को। और अगर हम आवर्तकाल देखें तो आवर्तकाल इसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड, और हमेशा ये सेकंड्स में हम इसको मेजर करते हैं। और जो आवृत्ति होती है इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसको हमेशा हर्ट्ज या साइकिल्स पर सेकंड में हम इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारा समय, तो समय की जो यूनिट होती है आपकी, समय होता है टाइम, टाइम की यूनिट होती है आपकी सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो ये कारनामा करके दिखाया था डेवी ने। नेक्स्ट है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रमफोर्ड थे, इन्होंने ही सबसे पहले इस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो दोस्तों, इस परिघटना का जो कारण है वो है पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव में आपको बता दूं कि जो आपका कोई भी वस्तु है तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने सतही क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा रखती है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। और अगर हम इसके एसआई मात्रक की बात करें पृष्ठ तनाव के, तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। और अगर हम इसको देखें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है आपका पृष्ठ तनाव। अब जो गोलाकार आकृति होती हैं उनका जो सतही क्षेत्रफल होता है वो न्यूनतम होता है। कोई भी गोलाकार आकृति है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्षा की जो बूंद होती है, उसका जो सतही क्षेत्रफल होता है वो न्यूनतम होता है, इसलिए जो वर्षा की बूंद है वो गोलाकार होती है। और इसके पीछे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जो वर्षा की बूंद है उसके गोल होने का क्या कारण है? तो उसके गोल होने का कारण है सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। इसके अलावा मैं आपको एक दो पॉइंट और बता देता हूं पृष्ठ तनाव के बारे में, कि जो पृष्ठ तनाव है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले तो होता है आपका टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर से अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सतह का जो पृष्ठ तनाव होता है वो घटता है।
अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन जो होता है वो आपका घटता है, और अगर आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो सरफेस टेंशन आपका बढ़ता है। तो एक पॉइंट तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपसे ये पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है, जिसको हम हिंदी में बोलना चाहिए हमें घुल अशुद्धि होती है, वो अशुद्धि जो घुल जाती है। तो यदि किसी द्रव्य में उपस्थित अशुद्धि अल्प घुलनशील है तो जो द्रव्य का पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है, और अगर अशुद्धि पूरे तरीके से घुलनशील है तो जो पृष्ठ तनाव है वो बढ़ जाता है। मतलब अल्प घुलनशील पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पूर्ण घुलनशील पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट तीसरा जो कारक होता है जो पृष्ठ तनाव को प्रभावित करता है वो होता है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, मतलब अघुल्य अशुद्धि। तो इसके कारण जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है, कोई भी द्रव हो उसका पृष्ठ तनाव इसके कारण कम हो जाता है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो अघुल्य अशुद्धि की उपस्थिति में जो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि अघुल्य अशुद्धि की उपस्थिति में क्रांतिक ताप के ऊपर, मतलब क्रांतिक ताप के ऊपर जो द्रव होते हैं उनका पृष्ठ तनाव, उनका सरफेस टेंशन शून्य होता है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अघुल्य अशुद्धि की उपस्थिति में क्रांतिक ताप पर द्रवों का पृष्ठ तनाव शून्य होता है। सेकंड पॉइंट है कि जो आपके साबुन होते हैं, डिटॉल होते हैं, या अपमार्जक जो होते हैं, डिटर्जेंट जिनको हम बोलते हैं, इनके उपयोग से जो पानी का पृष्ठ तनाव है वो कम किया जाता है। और अगर पानी में लवण को मिला दिया जाए तो उसका जो पृष्ठ तनाव है वो बढ़ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी पानी की कोई भी सतह है उसके ऊपर अगर हम तेल का छिड़काव कर देते हैं तो भी उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको लगभग जितना भी पृष्ठ तनाव आपको साइंस में पढ़ना चाहिए वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ये देख लीजिए आप, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। वर्षा की जो बूंद होती है, घोल होती है, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है? तो ये देखिए आप, मरकरी, पेट्रोल, स्वच्छ जल और नमकीन जल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं घनत्व की। घनत्व होती है आपकी डेंसिटी, और पेट्रोल जो है आपका, इसका जो घनत्व होता है, इसकी जो डेंसिटी होती है ये सबसे कम होती है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो हॉर्स पावर आपकी जो पावर होती है, पावर को मापने का सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी हॉर्स पावर, और ये होती है 746 वॉट्स के बराबर, 746 वॉट। नेक्स्ट है बर्नौली प्रमेय आधारित है। तो बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण के आधार पर। और अगर हम संवेग संरक्षण की बात करें तो संवेग संरक्षण है आपका जो रॉकेट प्रोपल्सन, मतलब रॉकेट जो प्रक्षेपण हम करते हैं, रॉकेट प्रोपल्सन, इसके लिए संवेग संरक्षण के आधार पर ही वो काम करता है। नेक्स्ट है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो जब भी बर्फ के ऊपर दाब बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो उसका जो गलनांक है वो कम हो जाता है, और अगर दाब कम करते हैं तो उसका गलनांक बढ़ जाएगा। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको तापक्रम के बारे में पूरा बता देता हूं कि टेम्परेचर क्या होता है और कैसे ये प्रभावित करता है चीजों को। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें सिर्फ दिया हुआ है डिग्री। तो पहली चीज तो ये है कि जो तापमान को हम मेजर करते हैं तो उसके 4 स्केल होते हैं, 4 पैमाने होते हैं। पहला जो पैमाना होता है उसको बोलते हैं हम सेल्सियस, सेल्सियस स्केल। दूसरा जो पैमाना होता है उसको बोलते हैं हम फारेनहाइट, फारेनहाइट स्केल। तीसरा जो होता है वो होता है केल्विन, और चौथा जो होता है र्यूमर्स स्केल। ये 4 स्केल होते हैं, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर्स। और इन 4 स्केल में यहाँ पे कोई भी नहीं दिया हुआ है कि ये पर्टिकुलर किस स्केल में दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आता है तो या तो वो क्वेश्चन आपका गलत होगा, और इस केस में लेकिन अगर क्वेश्चन गलत नहीं माना जाए तो उस केस में आपको फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 98 डिग्री दिया हुआ है, तो जो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है वो होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट।
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये टेम्परेचर होता है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम, और इसी तापक्रम को बोलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब हम इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, और इसी को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 310.15 केल्विन, 310.15 केल्विन। तो ये तीनों ही मनुष्य के शरीर के सामान्य तापक्रम हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि तापमान के बारे में, जो तापमान को जो हम मेजर करते हैं वो किया जाता है तापमान को थर्मोमीटर से, लेकिन जहां पे तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, मतलब सॉरी कम हो जाता है, तो ऐसी जगह पर बहुत ठंडी प्लेस है, जैसे आपका रसिया है, तो रसिया में वहां पे बहुत ज्यादा इस तरीके से ठंड पड़ती है, वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम चला जाता है। तो जो थर्मोमीटर होता है आपका, या तापमापी होता है जिसमें हम पारा यूज करते हैं, मरकरी का यूज करते हैं, हम पारे का यूज करते हैं थर्मोमीटर में, तो वहां पे वो थर्मोमीटर यूज नहीं होते, वहां पे फिर उनमें एल्कोहल भरा जाता है, क्योंकि जो पारा होता है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमना शुरू हो जाता है, तो इसलिए वहां पे आप पारा यूज नहीं कर सकते, तो फिर वहां पे अल्कोहल वाले थर्मामीटर या तापमापी यूज किए जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमने कन्वर्जन किया था, ये कन्वर्जन कैसे किया, तो देखिए ये कन्वर्जन का फॉर्मूला ये बिल्कुल आप याद रख लें, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिसमें आपको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ जाए। तो ये होता है C/5 इज इक्वल टू F-32/9, F-32/9 इज इक्वल टू R/4, मतलब C है जो आपका डिग्री सेल्सियस वाला है, F फ़ारेनहाइट के लिए, R है र्यूमर्स स्केल के लिए, और K है आपका केल्विन के लिए, तो K-273/5। अब जैसे मान लो आपको एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ये दो फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे। C/5 इज इक्वल टू K-273/5, मतलब आपको या तो K में दिया होगा या आपको टेम्परेचर दिया होगा डिग्री सेल्सियस में, तो आप इस तरीके से इन सबका यूज करके एक दूसरे में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम तापमान के बारे में एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। लैब की अगर हम बात करें तो लेबोरेटरी में जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जनरेट किया जा सकता है वो होता है 10⁸ डिग्री केल्विन, मतलब 10⁸ डिग्री केल्विन, और ये तो मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया। और अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 10⁻⁻8 डिग्री केल्विन टेम्परेचर तक लेबोरेटरी में जनरेट किया जा सकता है। और अगर हम सन के सेंटर, सूरज के मध्य में सेंटर पे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वहां पे होता है 10�7 डिग्री केल्विन टेम्परेचर। और जो सूरज की बाहरी सतह होती है, उस बाहरी सतह के ऊपर टेम्परेचर की बात करें तो ये होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख सकते हैं कितना टेम्परेचर यहाँ पे होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको मतलब ध्यान से सुने, मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ इनको। और इसके अगर तापमान के अगर ऐसा ही मात्रक की बात करें तो ये होता है आपका डिग्री केल्विन। इसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि पर्टिकुलर किसी रेंज पे, टेम्परेचर की किसी रेंज पे कौन सा थर्मोमीटर यूज किया जाता है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं जो आपका लिक्विड थर्मोमीटर होता है या द्रव तापमापी होता है। तो इसमें हम यूज करते हैं या तो हम पारे को यूज करते हैं या फिर हम एल्कोहल को यूज करते हैं। अभी इस चीज को ध्यान से सुनिए, या फिर आप एक काम कीजिए, एक पेज को रख लीजिए अपने पास पे, एक कॉपी पेन रख लीजिए, तो आप उसमें इस चीज को नोट भी करते जाइए, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी ये चीज। तो लिक्विड थर्मोमीटर जो होता है आपका, इसमें पारा या एल्कोहल, दो चीजें हम इसमें यूज करते हैं। तो इसमें मैं लिख लेता हूं, पारे को M लिख रहा हूं मैं मरकरी, और एल्कोहल को मैं A लिख रहा हूं। और इनकी जो टेम्परेचर रेंज होती है ये होती है -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इनका यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे होता है जो नॉर्मल आपका थर्मोमीटर होता है जो डॉक्टर यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम क्लिनिकल थर्मोमीटर, और इसमें हम पारा यूज करते हैं। और इसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है वो होती है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। दोस्तों ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं गैस तापमापी की। अब यहाँ पे
गैस तापमापी में जो गैस होती है वो तो या तो हम हाइड्रोजन यूज करें या फिर हम नाइट्रोजन यूज करें। तो अगर हम हाइड्रोजन यूज करते हैं तो जो टेम्परेचर रेंज मिलती है वो मिलती है 0 से लेके 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और अगर हम नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं तो 0 से लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें रेंज मिलती है। तो अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गैस थर्मोमीटर होता है ये हमें 0 से 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे सकता है नाइट्रोजन के साथ। नेक्स्ट अगर हम फिर बात करते हैं तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी या प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो रेंज देता है हमें, प्लेटिनम उसमें यूज होता है, धातु उसमें यूज की जाती है, और ये -200, अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ पहुंच गया आपका -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये 1200 डिग्री सेल्सियस तक, -200 से प्लस 1200 डिग्री सेल्सियस तक ये हमें टेम्परेचर रेंज माप सकते हैं, मतलब हम प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से। फिर होता है थर्मोकपल थर्मोमीटर। तो थर्मोकपल थर्मोमीटर जो होता है या इसको ताप युग्म तापमापी कहते हैं, इससे जो हमें रेंज मिलती है वो -200 से लेके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेंज मिल जाती है। इसके बाद होता है फिर टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। तो पायरोमीटर आपका एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा है जो तापमान को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो उसमें से एक ऑप्शन मिलेगा आपको पायरोमीटर। तो पायरोमीटर जो होता है तो एक होता है आपका टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान हम मेजर कर सकते हैं। और इसी में एक और होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर जो 600 डिग्री सेंटीग्रेड से रेंज देता है 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो सबसे ज्यादा जो तापमान मेजर कर रहा है, सबसे ज्यादा जो रेंज है ये ऑप्टिकल या प्रकाशिक पायरोमीटर की है। प्रकाशिक उत्तापमापी इसको बोलते हैं, प्रकाशिक उत्तापमापी हिंदी में इसको बोलते हैं, ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो सबसे ज्यादा रेंज टेम्परेचर की मेजर करने के लिए यही देता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे चांदी, सोना, तांबा और एल्यूमिनियम, इनमें से जितने भी हैं ये चारों ही ऊष्मा के चालक हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है आपका चांदी। और जो ऊष्मा होती है इसकी जो यूनिट होती है ये होती है आपकी जूल में इसको मेजर करते हैं, या फिर हम अर्ग में इसको मेजर करते हैं, या फिर कैलोरी में इसको हम मेजर करते हैं। और जो एक कैलोरी जो होता है आपका, एक कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल। तो यहां से आप जूल भी निकाल सकते हो कि एक जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4.18 कैलोरी। तो इस तरीके से आप ये दोनों कन्वर्जन कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और अगर हम देखें कि जो आपकी ऊष्मा है, ये ऊष्मा है या जो आपका टेम्परेचर है ये 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस हो सकता है किसी भी वस्तु का, इससे कम नहीं हो सकता। और जो 0 डिग्री केल्विन होता है, इस 0 डिग्री केल्विन को बोलते हैं हम परम शून्य और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। परम शून्य और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है। तो ऊष्माधारिता होती है जल की अधिक इनमें से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें, ये सभी आप अगर प्रैक्टिकली देखें तो जो सबसे ज्यादा जिस चीज से हम जलते हैं वो होती है आपकी भाप। तो सबसे ज्यादा ज्वालक पैदा करता है भाप। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान है। तो तांबा, सीसा, जल, कांच, इसमें से जल है जिसका विशिष्ट ऊष्मा जिसकी सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा होती है मतलब इन ऑप्शंस में ही नहीं है, सब में सबसे ज्यादा जल की होती है और सबसे कम होती है पारे की, मरकरी की, सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो ऊष्मा का इनमें से सबसे अच्छा चालक होगा चांदी। नेक्स्ट है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी यहाँ पे प्रोसेस दी हैं आपकी, 3 तरीके से जो होता है आपका जो ऊष्मा
एक जगह से दूसरी जगह संप्रेषित होती है या ट्रांसफर होती है। तो ये तीन चीजें हैं। ये प्रकीर्णन प्रकाश के केस में होता है, यहाँ पे ऊष्मा के लिए यूज नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे होने का कोई मतलब नहीं है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो वो है संवहन। बाकी ये तीनों चीजें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चालन की, और चालन को बोलते हैं हम कंडक्शन। और देखिए, वस्तु है उसमें तापांतर के कारण किसी भी वस्तु में उच्च ताप वाले जो कण होते हैं वो अपने निकट के कम ताप वाले कणों को परस्पर संपर्क से ऊष्मा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी मतलब एक वस्तु है, अगर आप उसको यहाँ पे गर्म करोगे तो वो धीरे 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 पूरा गर्म हो जाता है। जैसे लोहे की छड़ आप ले लें, अगर लोहे की छड़ को आप इस तरफ गर्म करोगे तो धीरे 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 वो यहाँ तक पूरी छड़ गर्म हो जाती है, और अगर आपने यहाँ पे हाथ से पकड़ रखा है तो आप जल भी सकते हैं। तो ये जो चीज हो रही है ये चालन के कारण होती है। ऊष्मा का उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बढ़ना ऊष्मा का चालन कहलाता है। मतलब यहाँ पे अगर आप गर्म करोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, तो ये उच्च ताप से निम्न ताप की ओर आपकी ऊष्मा ट्रांसफर हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, जैसे आप चाय पीते हैं, तो चाय अगर आप चीनी के प्याले में पी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप किसी धातु के प्याले में, जैसे स्टील में कई लोग पीते हैं, स्टील में अगर आप चाय पियोगे तो थोड़ी देर में ही पूरा आपका चाय पीना मतलब कब पूरा गर्म हो जाता है और आप जल सकते हो, उससे आपके होंठ उससे जल सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो होता है ये ऊष्मा के चालन के कारण होता है। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होती है आपकी, ये होती है आपकी संवहन, और संवहन को बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन और कन्वेक्शन में क्या होता है कि जब किसी तरल पदार्थ में किसी एक स्थान का ताप, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने एक कोई तरल पदार्थ ले लिया यहाँ पे, तो इसमें जब एक स्थान का ताप, इस स्थान के हम ताप की बात कर रहे हैं, दूसरे स्थान के ताप से अधिक हो जाता है, तो उस स्थान पर पदार्थ का घनत्व दूसरे की अपेक्षा कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम अगर बात करें कि इस स्थान का जो ताप है ये मान लो हमने बढ़ा दिया, इसको हम ऐसे नहीं समझने की कोशिश करते हैं, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं इसको कि जैसे मान लो ये आपने एक बर्तन लिया जिसमें बहुत सारा आपने इसमें पानी भरा हुआ है, अब आपने नीचे इसको गैस के ऊपर रख दिया और इसको आपने गर्म करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे आप इसको गर्म करते जाओगे तो यहाँ नीचे का जो ताप होगा वो ज्यादा होगा, ऊपर का ताप यहाँ पे कम होगा। तो जो एक जगह का जो ताप होगा, मतलब इस जगह का जो घनत्व होगा, टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो यहाँ का जो घनत्व होगा वो कम हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ का जो डेंसिटी है, ज्यादा तापमान के कारण जैसे ही इसकी डेंसिटी या घनत्व जैसे कम होता है तो ये ऊपर की ओर उठने की कोशिश करता है। जैसे ये ऊपर की उठने की ओर कोशिश करेगा तो यहाँ से जो ऊपर का जो है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे आएगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि इस पूरे लिक्विड का जो टेम्परेचर है या पूरे द्रव का जो टेम्परेचर है वो एक समान नहीं हो जाता। और यही प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शन या संवहन। तो आपने कई बार देखा होगा कि जैसे जब आप दूध गर्म करते हो तो वो दूध खोलने लगता है, तो क्योंकि नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ाते हैं, नीचे का टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ का घनत्व कम हो जाता है, घनत्व कम होने से ऊपर जाता है और ऊपर से ज्यादा घनत्व का लिक्विड नीचे आने लगता है। और ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि दूध पूरी तरीके से खोल नहीं जाता है। तो ये प्रक्रिया है आपकी संवहन की। और इसमें आप देख सकते हैं जब हमने चालन की बात की थी तो चालन में कण ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, उस वस्तु के अंदर जो कण है वो ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपके कण ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिक्विड ट्रांसफर हो गया है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके कण ट्रांसफर हुए हैं। तो ये भी पॉइंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडिएशन की। तो रेडिएशन या जिसको हम बोलते हैं विकिरण। तो विकिरण में ये विकिरण वह विधि है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ऊष्मा है वो बिना किसी माध्यम के गमन करती है। जैसे आपने रेगिस्तान में देखा होगा कि रेगिस्तान दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और रात में बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा जो बादलों वाली रात होती है, जब रात में बादल होते हैं तो वो ज्यादा गर्म होती है। ऐसे ही जो आपके जूते होते हैं जिनमें आपने पॉलिश किया हुआ वो धूप से बहुत जल्दी गर्म नहीं होते। तो ये सब कारण है आपके विकिरण के कारण ऐसा होता है। तो ये एग्जाम्पल वो आपसे पूछ सकते हैं ये किस सिद्धांत पे आधारित है, तो आपको बताना पड़ेगा विकिरण सिद्धांत के ऊपर ये आधारित है। तो दोस्तों ये था पूरा आपका संवहन, विकिरण और चालन।
नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित द्रवों में से कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ईथर, बेंजीन, पारा और पानी। तो पारा जो है ये ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए इसको थर्मोमीटर में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो देखिए कोई भी चीज ठोस से जब द्रव अवस्था में आती है तो इसको बोलते हैं गलन। बाष्पन जब कहते हैं जब वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में पहुंच जाती है। ठोस कपूर से कपूर्व वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखिए ये है आपका आंसर इसका बाष्पीकरण। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण के आधार पर, मतलब ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। नेक्स्ट, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है। तो अपेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। आपने देखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल अभी जो तापमान चल रहा है जैसे जून में अभी बारिश जैसे हो जाती है तो ह्यूमिडिटी आ जाती है। तो किसी स्थान के तापमान में अगर सहसा वृद्धि होती है जैसे ह्यूमिडिटी है और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो टेम्परेचर बढ़ने से जो अपेक्षित आर्द्रता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो वो ह्यूमिडिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे देखा जाए जो ह्यूमिडिटी होती है उसको मेजर करने का जो साइंस है, जो फिजिक्स है, वो उसको बोलते हैं हम हाइग्रोमेट्री। और हाइग्रोमीटर होता है जिससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है, हाइग्रोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अभी हम अपने क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाए, 120 क्वेश्चन तक हमें पहुंचना है, लेकिन फिर भी बड़ा होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा इस वीडियो को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो होती है अनुदैर्ध्य। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें हम कि जो तरंग होती हैं वो क्या होती हैं। तरंग होती हैं, तरंगों के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर कोई ऊर्जा जा रही है तो वो इन्हीं तरंगों के कारण जा रही है। जैसे सैटेलाइट, मोबाइल फोन्स, ये सब होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उनके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं। तो ये इन्हीं पे मतलब बेस्ड होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं यही ट्रांसफर होती हैं। जैसे हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, जब उसको कॉल करते हैं तो ये उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण ही ऐसा हो पाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे के कारण ही ऐसा हो पाता है। अब देखिए तरंगे जो होती हैं जैसे आपकी एक होती हैं आपकी यांत्रिक तरंगें। तो यांत्रिक तरंगें मैकेनिकल वेव्स, तो मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं इनको एक माध्यम की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स हैं आपकी, तो साउंड वेव्स आपके हैं, इनको हमेशा एक माध्यम की जरूरत होती है। अगर आप ऊपर अंतरिक्ष में चले जाओगे तो अंतरिक्ष में यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है तो वहां पे एक दूसरे से बात नहीं सुनाई देती है। मतलब एक व्यक्ति अगर 1 मीटर, क्या 1 मीटर तो मैंने बहुत बोल दिया, अगर एक छोटे से इतनी सी डिस्टेंस पे भी एक दूसरे से तो उनको एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वहां पर जो साउंड वेव्स होती हैं उनके लिए कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो पाती, इसलिए एक व्यक्ति द्वारा कही बात दूसरे को नहीं सुनाई देती है। तो ये जो यांत्रिक तरंगें होती हैं ये होती हैं 2 टाइप की, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं इनको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स। जैसे पानी की सतह पर जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, जैसे हम पत्थर फेंकते हैं पानी में तो जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उनको बोलते हैं हम अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स। लाइट वेव्स जो होती हैं, लाइट वेव्स भी आपकी ऐसी कई एग्जाम्पल हैं अनुप्रस्थ तरंगों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका अनुदैर्ध्य तरंगें, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जैसे जो वायु में तरंगें उत्पन्न होती हैं उनको बोलते हैं, और वायु में जो ध्वनि तरंगें होती हैं या जो आपकी भूकंप तरंगें होती हैं या जो स्प्रिंग में जो तरंगें होती हैं, ये सब अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जाम्पल हैं। और इसके अलावा अगर हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें तो इनको कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ये एयर को एज अ माध्यम लेके चलती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनको कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती, जैसे लाइट वेव्स होती हैं आपकी या एक्सरेज जो आपकी होती हैं, ये सब इसी कैटेगरी में आती हैं। तो ये था आपका पूरा ध्वनि के बारे में। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की जो चाल होती है सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में या ठोस में,
जैसे कोई धातु है तो धातु में इनकी जो चाल होगी वो सबसे ज्यादा होगी। जैसे इस्पात है तो ध्वनि की चाल अधिकतम होगी इस्पात में, और सबसे जो कम होगी, कम क्या होगी निर्वात में, तो ये जीरो ही हो जाती है। और इस्पात के बाद फिर होगी जल में, जल के बाद फिर होगी वायु में, और फिर जीरो हो जाएगी निर्वात में। और अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो इस्पात में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, 5130 मीटर पर सेकंड होती है इस्पात में ध्वनि की चाल। निर्वात में होती है 0 किलोमीटर पर सेकंड, और वायु में होती है 1493 मीटर पर सेकंड। और अगर जल में देखा जाए तो जल में होती है 1493 मीटर पर सेकंड, और अगर वायु में देखा है तो वायु में होती है 332 मीटर पर सेकंड। निर्वात में 0, इस्पात में 5130, और वायु में 332, और जल में 1493 मीटर पर सेकंड। तो सबसे ज्यादा होती है धातुओं में। नेक्स्ट है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो इसका सही जवाब है ध्रुवण, जो प्रकाश और ध्वनि में दोनों में घटित नहीं होता है। जैसे परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ये सब चीजें लाइट की प्रॉपर्टीज होती हैं। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो ध्वनि तरंगें जो होती हैं, इनकी जो प्रतिध्वनि आती है, ये आती है परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है हमारा, रेडियो का समविस्वरण स्टेशन उदाहरण है। तो ये उदाहरण है आपका अनुनाद का, अनुनाद जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। नेक्स्ट है डॉपलर प्रभाव संबंधित है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। जनसंख्या, मनोविज्ञान, मुद्रा प्रचलन कुछ भी नहीं है, ये ध्वनि से संबंधित है, वो वेव्स से संबंधित है। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो देखिए, जो शून्य मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं वैक्यूम की, निर्वात की, तो निर्वात में ध्वनि तरंगें संचरण नहीं कर सकती हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, ये थे आपके अगले 30 क्वेश्चन। थोड़ा सा ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो गया, मेरे ख्याल से आधा घंटा तो करीब हो गया, मतलब 30 क्वेश्चन 30 मिनट, लेकिन काफी डिटेल में मैंने ये वीडियो आपको समझाया, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आपके कमेंट्स मिलते रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं मोटिवेट होता हूं और वीडियोस बनाने के लिए। इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, फेसबुक पेज लाइक करें, फेसबुक ग्रुप से जुड़ें। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए मैंने एक वीडियो अभी नेट पे डाला हुआ है, हाउ टू ज्वाइन टेलीग्राम एंड डाउनलोड नोट्स। तो आप उस वीडियो को देख के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।